हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, जो जेडीए जेएलओ के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे पहले हमने स्टाम्प एक्ट को पूरा कवर किया है और चैप्टर 6 तक टेनेंसी एक्ट भी कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 से, जो स्टार्ट होता है 79 से, सेक्शन 79 से लेके 87 तक। ये दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए यूज़फुल रहेगा। सारी स्लाइड्स डिग्लोट है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 79। जो चैप्टर 7 है ये बात करता है ट्रीज़ के बारे में। अब इसमें 79 से 87 तक जो भी सेक्शन चलेंगे वो वृक्षों को लगाने के अधिकार के बारे में है। तो 79 जनरल प्रिंसिपल की बात करता है कि कोई भी टेनेंट जो है वो पेड़ लगा सकता है, लेकिन पेड़ इस तरीके से लगाया जाएगा कि भूमि की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम ना हो, उसकी प्रोडक्टिव वैल्यू कम ना हो, लगाए पड़े। और अगर पेड़ लगा भी लिया है तो भी टेनेंट को फुल रेंट को पे करना होगा। मान लीजिए टेनेंट ने अपनी होल्डिंग में एक पेड़ लगाया, लेकिन उस पेड़ की जड़ें किसी दूसरे खेत में जा रही है, या फिर उसकी वजह से किसी दूसरे होल्डिंग को कोई नुकसान हो रहा है या प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, तो अब जो दूसरी होल्डिंग का जो भी टेनेंट है या होल्डर, लैंड होल्ड है, वो उसकी एप्लीकेशन तहसीलदार को लगा सकता है डिस्प्यूट होने पर। और तहसीलदार कोई भी ऑर्डर दे सकता है पेड़ को कटवाने का भी, या उस एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकता है, जो भी उसे रीजनेबल लगे। सेक्शन 79A बात करता है सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाने का अधिकार। तो राइट टू प्लांट ट्री, ए टेनेंट कैन प्लांट ट्री ऑन गवर्नमेंट लैंड, एग्रीकल्चर और नॉट, अलोंग साइड ए पब्लिक रोड adjacent टू देयर होल्डिंग। तो इसमें है कि जनरल प्रोविजन ये कहता है कि टेनेंट को राइट है सार्वजनिक प्रॉपर्टी के ऊपर पेड़ लगाने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो या अदर प्रॉपर्टी हो। अगर वो उसकी होल्डिंग के पास में है तो वो लगा सकता है, और सब्जेक्ट टू कंडीशन, उन कंडीशन के अधीन रहते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब्ड करे। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसे पेड़ों पर ऑनरशिप किसकी होगी। तो अगर ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं तो जिसके द्वारा वो पेड़ लगाए जा रहे हैं ऑनरशिप उन्हीं की रहेगी। सच ट्री प्लांट शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द टेनेंट हु प्लांटेड देम, नोट द गवर्नमेंट। उन पर गवर्नमेंट का राइट नहीं होगा, जिसने वो पेड़ लगाए हैं, चाहे वो टेनेंट हो या लैंड होल्डर हो, उसी का होगा। और लाभ भी उसी को मिलेगा जिसने वो पेड़ लगाए हैं। तो सिंपल सिंपल प्रोविजन है सारे। सेक्शन 80 है लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्री। ये उन पेड़ों की बात करता है जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले के हैं, यानी 15 अक्टूबर 1955 से पहले के अगर है तो उन पर किसका राइट होगा। तो ये सेक्शन ओवरराइड इफेक्ट डालेगा, यानी चाहे कोई भी कस्टम हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे इस एक्ट के कोई भी रूल हो, उन पर ये सेक्शन ओवरराइड इफेक्ट करेगा। यानी किसी भी बात के होते हुए भी राइट हमेशा टेनेंट का ही होगा, काश्तकार का ही होगा। अब मान लीजिए इस एक्ट के लागू होने से पहले वो पेड़ टेनेंट ने लगाए थे, लेकिन अधिनियम शुरू होने के बाद से ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के पास चली गई या खेतदार के पास चली गई, तो अब ये लीगल ऑब्लिगेशन होगा उस खेतदार के पास में कि वो इन पेड़ों के लिए कंपनसेशन टेनेंट को दे। सेक्शन 81 है राइट ऑफ ट्रीज ऑन अनऑक्यूपाइड लैंड, यानी गैर भूमि पर, कब्जे वाली भूमि पर पेड़ लगाने पर किसका अधिकार रहेगा। तो पहला क्लोज इसका कहता है एट कमेंसमेंट इफ पर्सन वॉज इन लॉफुल पोजीशन ऑफ एनी ट्री स्टैंडिंग ऑन अनऑक्यूपाइड लैंड एट द एक्ट स्टार्ट ऑन 1955 दे शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन पोजीशन। यानी इस एक्ट के शुरू होने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी अनऑक्यूपाइड लैंड के ऊपर कोई पेड़ लगाया है, यानी जैसे बंजर भूमि हो सकती है या फिर कोई सरकारी भूमि हो सकती है, तो अगर कोई पेड़ लगाया है तो जिसने वो पेड़ लगाया उसका वो अधिकार रहेगा, लॉफुल पोजीशन उस व्यक्ति का रहेगा। अब मान लीजिए वो जो जिस पर पेड़ लगाए थे फर्स्ट पर्सन ने, बंजर भूमि या सरकारी, जो गैर कब्जे वाली भूमि थी, अब मान लीजिए वो किसी और व्यक्ति को अलॉट हो गई है, तो ये सारे राइट उस किसी दूसरे पर्सन को चले गए। तब अब ये जो सेकंड पर्सन है, जो नया उसका ओनर है, वो उस जिसने पेड़ लगाए थे उस व्यक्ति को कंपनसेशन देगा। ठीक है। तो द न्यू पर्सन मस्ट पे द ओल्ड
purchaser compensation as per the rule made under section 80। जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। एक्सेप्शन ये कहता है, मान लीजिए इसके क्लोज फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़कर अगर कोई भी गैर कब्जे वाली भूमि पर कोई भी पेड़ लगाए हैं तो वो लैंड होल्डर के माने जाएंगे। ठीक है, यानी कब्जा नहीं रखने वाला होना चाहिए और वो भूमि बंजर या ऐसी भूमि नहीं होनी चाहिए। और अगर इस एक्ट में जो प्रावधान दे रखे हैं उनके उल्लंघन में भी अगर कोई पेड़ लगाए तो वो भी लैंड होल्डर की प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी दो सिचुएशन में तो ये लैंड होल्डर की प्रॉपर्टी माना जाएगा। और ऊपर जो मेन जो प्रोविज़न दे रखा है उसमें जिसने पेड़ लगाए हैं, तो टेनेंट की बात हो रही है, या जिसने भी पेड़ लगाए हैं उसकी प्रॉपर्टी माना जाएगा। सेक्शन 82, ट्रीज नॉट ट्रांसफरेबल इंडिपेंडेंटली ऑन लैंड, यानी पेड़ों को अलग से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ऑल ट्रीज ऑन ए होल्डिंग आर डीम्ड टू बी अटैच टू द लैंड एंड द इंटरेस्ट देयर इन। अगर किसी भी ज़मीन के ऊपर कोई भी पेड़ खड़ा है तो उसे अलग कंसिडर नहीं किया जाएगा, उन दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा, उस पेड़ को और उस ज़मीन को जिस ज़मीन पर वो पेड़ है। प्रोहिबिटेड सेपरेट ट्रांसफ़र, अब ऐसे पेड़ का ना तो अलग से ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ना ही उसको सेल आउट किया जा सकता है। लेकिन एक छोटा सा इसमें एक्सेप्शन है, अगर उससे प्राप्त होने वाले कोई भी उत्पाद है या कोई भी फल है पेड़ से प्राप्त होने वाले, उनको लीज पर दिया जा सकता है, यानी उनका ठेका दिया जा सकता है, लेकिन वो भी कितने टाइम तक, नोट एक्सीडिंग 1 ईयर। लिमिटेशन याद रखिए, 1 साल तक, 1 साल से ज़्यादा के लिए उसको लीज पर नहीं दिया जा सकता है। और इस सेक्शन के जो इफ़ेक्ट है वो ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट होंगे, चाहे कोई भी कस्टम हो, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया गया हो। तो दो पेड़ और उन दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा, ज़मीन और पेड़ को अलग अलग नहीं। सेक्शन 83, ट्रीज नॉट रिमूवेबल एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड, पेड़ों को जब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि अलग से प्रावधान ना दे रखा हो। तो ओवरराइडिंग एनी लॉ, चाहे कोई भी लॉ हो, कस्टम हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी किया गया हो, सेक्शन 83 ओवरराइड इफेक्ट रखेगा उस पर। जनरल प्रोहिबिशन लगाता है ये, रिस्ट्रिक्शन ऑन रिमूवल ऑफ ट्रीज स्टैंडिंग ऑन ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड लैंड, चाहे वो ऑक्यूपाइड लैंड हो या अनऑक्यूपाइड लैंड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिमूवेबल ओनली एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 84, केवल 84 में जो शर्तें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी पेड़ को कभी नहीं हटाया जाएगा। सेक्शन 84, व्हेन एंड बाय होम ट्रीज में बी रिमूव्ड, कब और किसके द्वारा पेड़ को हटाया जा सकता है। अब तक हमने पढ़ा कि आप पेड़ों को नहीं हटा सकते, चाहे वो ऑक्यूपाइड लैंड हो या अनऑक्यूपाइड लैंड हो, लेकिन सेक्शन 84 एक्सेप्शन है और ये अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे सबके लिए अलग अलग दे रखा है। जैसे खेतदार टेनेंट का अलग दे रखा है, गैर खेतदार टेनेंट का अलग, सब टेनेंट का अलग दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खेतदार टेनेंट की। तो सीलिंग सीमा के भीतर बिना किसी की अनुमति के किसी भी उद्देश्य के लिए पेड़ को काट सकता है। सीलिंग सीमा, सीलिंग लिमिट कौन सी होती है, हमने डेफिनेशन क्लोज में पढ़ा था कि कोई भी एक पर्सन अपने पास में मैक्सिमम कितनी ज़मीन को रख सकता है एज पर लॉ, उस ज़मीन को कहते हैं, उस लिमिट को कहते हैं सीलिंग लिमिट। तो अगर किसी व्यक्ति के सीलिंग लिमिट के भीतर कोई पेड़ आ रहा है तो वो उसको काट सकता है। मान लीजिए ये एक ए टेनेंट है, इसके पास 5 बीघा ज़मीन है और उस 5 बीघा ज़मीन में एक नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ की लकड़ियाँ उसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए चाहिए, तो वो निजी यूज़ के लिए है, तो अब वो उस पेड़ को काट सकता है। लेकिन अगर वही पेड़ उसे कॉमर्शियल यूज़ करना है तब राज्य सरकार की शर्तों की पालना करनी होगी और प्रायर कंसेंट लेनी होगी। दूसरा है गैर खातेदार काश्तकार, गैर खेतदार टेनेंट कब पेड़ काट सकता है। तो ऐसा पर्सन जिसे अभी तक वो यूज़ तो कर रहा है होल्डिंग को, लेकिन वो प्रॉपर्टी होल्डिंग उसे अभी तक अलॉट नहीं हुई है। और मान लीजिए ए एक पर्सन है, बी एक टेनेंट है, उसे वो गैर खेतदार टेनेंट है लेकिन उसे अभी अलॉट नहीं हुई है और उसे खेत में हल चलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तब वह उसको काट सकता है। लेकिन काटने के लिए उसे पहले तहसीलदार की प्रायर कंसेंट चाहिए होगी और उस लकड़ी का यूज वो सिर्फ घरेलू और कृषि उपयोग में ही कर सकता है, कॉमर्शियल यूज़ में वो इसका यूज़ नहीं कर सकता। और इन दोनों में भी यूज़ करने से पहले उसे तहसीलदार की प्रायर कंसेंट लेनी होगी। अब है कि वो सब टेनेंट कब काट सकता है।
तो सब मान लीजिए एक सब टेनेंट ने ज़मीन को किराए पे लिया है या बटाई पे लिया है, बटाई यानी फसल के अंश के रूप में उसको लिया है, और उस होल्डिंग के बीचों बीच कोई एक सूखा पेड़ है जो उस फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब इस पेड़ को काटने के लिए जिसकी वो होल्डिंग है, ज़मीन के मालिक लैंड होल्डर की, उसे प्रायर कंसेंट लेनी होगी। और यूज सिर्फ किस में आएगा, घरेलू और कृषि उपयोग में, कॉमर्शियल यूज़ नहीं आ सकता। फोर्थ पॉइंट उन टेनेंट की बात करता है जिनके पास सीलिंग लिमिट से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। मान लीजिए 100 बीघा उसके पास ज़मीन है, तो अगर वहाँ से किसी भी पेड़ को अगर काटना है तब उसे एसटीओ की प्रायर कंसेंट लेनी होगी। तो ये सेक्शन है 84। सेक्शन 85 पेड़ों के संबंध में विवाद, डिस्प्यूट रिगार्डिंग ट्रीज। तो चाहे वो पेड़ लगाने का अधिकार हो, चाहे तरीका, चाहे पेड़ का ओनरशिप स्वामित्व या पेड़ हटाने का अधिकार, ज्यूरिडिक्शन जो है वो तहसीलदार के पास होगा। पीड़ित या उससे उत्पन्न होने वाले विवाद से प्रभावित जो भी पक्षकार है वो तहसीलदार को आवेदन करेगा और तहसीलदार इसका अपना अंतिम निर्णय हो लेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, पेड़ों से हटाने के संबंध में जो भी जुरिडिक्शन है वो किसके पास रहेगा, तहसीलदार, और तहसीलदार का ही डिस्क्रिएशन लास्ट होगा, अंतिम होगा। सेक्शन 86 है अवैध रूप से पेड़ काटने पर दंड, पेनल्टीज फॉर अनलॉफुल रिमूवल। तो ये जो अथॉरिटी है वो असिस्टेंट कलेक्टर के पास में होगी, यानी जुर्माने की तो अथॉरिटी असिस्टेंट कलेक्टर है, और जुरिडिक्शन या डिस्प्यूट होता है तो वो तहसीलदार है, ये हमें याद रखना है। तो अगर पहली बार उल्लंघन किया है तो प्रति हटाए गए वृक्ष के लिए 100 रुपये, हर पेड़ के लिए। 5 पेड़ काटे हैं तो 5 पेड़ों के लिए 500 रुपये, इस तरीके से प्रत्येक पेड़ के लिए अलग से जुर्माना होगा। और इस अधिनियम में जो भी शर्तें दे रखी है उनका उल्लंघन किया है तो उनके लिए 100 रुपये अलग से जुर्माना होगा। ये तो है जब पहली बार आपने उल्लंघन किया, और दूसरी बार किया तो जो भी जुर्माना है वो डबल हो जाएगा, यानी 100 रुपये था तो 200 हो जाएगा। तो ये सेक्शन, और इसके बाद आती है सेक्शन 87 जो कि ओमिटेड है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें।